तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मेंथा की स्वस्थ पौध तैयार करने हेतु नर्सरी तैयारी पर जानकारी। अमरूद, अनार, नींबू के बाग से गुणवत्तायुक्त तो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें बाहर नियंत्रण। बकरियों में आने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उसका निदान। किसान भाइयों, औषधीय फसलों के अंतर्गत मेंथा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके तेल की मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। अतः जो किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय चल रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ पौध ही अच्छे उत्पादन का आधार होता है, तो हमारे किसान भाई किस तरह करें इसकी नर्सरी तैयार, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सीमेप लखनऊ के डॉक्टर सुदान सिंह से। मेंथा की नर्सरी का जहाँ तक किसान भाइयों के लिए बेहतर तरीका है वो ये है कि मेंथा की जो जड़ होती है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े करते समय ये ध्यान देना है कि कम से कम एक गांठ हर टुकड़े में होनी चाहिए। जितने छोटे टुकड़े करेंगे उतने उनके ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद उन टुकड़ों को जो खेत तैयार होता है वो बहुत अच्छी तरह से लेवल कर लिया जाता है क्यारी, और उस क्यारी में उनको छिड़क दिया जाता है। छिड़कने के बाद उसके ऊपर एक हल्की सी भुरभुरी जो मिट्टी है उसकी परत डाल दी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जो टुकड़ा है दब जाए, लेकिन परत ज़्यादा मोटी ना हो। उसके बाद उसमें इस तरह से सिंचाई करनी चाहिए कि जो ऊपर मिट्टी डाली गई है वो इकट्ठी होके उन टुकड़ों को नंगा ना कर दे। जड़ों की बुआई के 2 दिन बाद नर्सरी में गोबर की बारीक खाद की 1 इंच की परत बना दें, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाए और अंकुरण जल्दी हो सके। उसके बाद बीच बीच में पौधों की उचित देखरेख करते रहें। इस प्रकार ये पौधे रोपाई के लिए 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं मेंथा की अधिक तेल उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों पर, जो कि इस प्रकार हैं। हम अभी बात कर रहे थे मेंथा की नर्सरी तैयारी की। किसान भाइयों, आपको यहाँ बताना जरूरी है कि आप जड़ों से नर्सरी न तैयार करके इसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उपज की दृष्टि से ये तरीका उचित नहीं है। अर्थात पौध तैयार करके रोपाई करना ही बेहतर तकनीक है। सीधे जड़ों से बुआई का कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो इस तकनीक के बारे में भी कुछ जानकारी ले ही लेते हैं। मेंथा की सीधी बुआई का तात्पर्य यह है कि जो मेंथा की जड़ होती हैं उनके बहुत छोटे टुकड़े न करके 4-5 इंची के टुकड़े किए जाते हैं और उनको सीधी जो है फसल के लिए बो दिया जाता है। वैसे अगर बुवाई के तरीके को समझें तो ये गन्ने की तरह है, लेकिन अंतर केवल ये है कि गन्ने में जो बुवाई है काफ़ी गहराई पर की जाती है और ये जो बुवाई है
इसकी बुवाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक करनी चाहिए। अगर किसान भाई 1 इंच तक बुवाई करके उसको मिट्टी से ढक देते हैं और उसके बाद उसमें पानी दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। इस बुवाई में बस ये ध्यान रखा जाता है कि गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले कूड़ निकाल लिया जाता है और कूड़ में शक्कर को डाल दिया जाता है, जिसको आमतौर पर किसान भाई जड़ कहते हैं, और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है और ढकने के बाद उसमें पानी दे दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय लेती है और ये किसानों के लिए एक तरह से ज़रूरत नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि जो किसान भाई फरवरी में मेंथा लगाते थे उनके लिए पौध तैयार नहीं होती थी। अगर वो इसकी जगह पौध लगाएं तो हमेशा ही हितकर होगा और उससे उनका 1 महीने का समय बचता है। अब सीधी बुवाई की जगह पौधों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन पौधे तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी बुवाई फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेके 15 फरवरी तक अगर जो फसल लग रही है उसके लिए सिफारिश की जाती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने इस तकनीक के बारे में जाना जिसे फरवरी के महीने में अपनाना उचित रहता है। इस समय यानी मार्च से अप्रैल माह तक तैयार पौधों की रुपाई करना ही बेहतर है। तो ठीक आलू की तरह मेड़ बना लें और उनके बीचों बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दें। अगर वो मार्च में रुपाई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 35 सेंटीमीटर कर देंगे। अगर रुपाई अप्रैल में हो रही है तो मेड़ के दोनों तरफ थोड़ी साइड में चले जाएंगे और रुपाई की दूरी फिर 25 सेंटीमीटर कर दी जाएगी। अगर रुपाई का कार्य गर्मी ज़्यादा हो रही है तो दोपहर के बाद किया जाए। लाइन से लाइन की दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। आमतौर पर ये 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए 2 लाइनों के बीच की दूरी, लेकिन ये 50 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। अगर थोड़ी सी कम उपजाऊ ज़मीन है तो 50 कर दें और ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है तो 70 तक ले जाई जा सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ फल वृक्षों जैसे अमरूद, अनार, नींबू में वर्ष में आने वाली फलन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। लेकिन यदि इन सभी फलों को लिया जाता है तो इनसे प्राप्त फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और साथ ही साथ फल वृक्ष भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इनके बहार को नियंत्रण करके वर्ष में एक ही बार फलन लिया जाए, जिससे इन फल बागों से क्वालिटी वाले फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। तो इन फल बागों में किस तरह करें बहार नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ अर्जुन कश्यप। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है किस प्रकार बहार नियंत्रण की जाए। बहार से हमारा तात्पर्य है कुछ फल वृक्षों जैसे अमरूद, नींबू एवं अनार में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार पुष्पन होता है, जिसे हम बहार कहते हैं। यदि किसान भाई एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार फलन लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में फलों की गुणवत्ता एवं उनकी जो उत्पादन होता है प्रति इकाई या प्रति पौधा बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ पौधे के स्वास्थ्य पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भाई एक वर्ष में एक पौधे से जो है एक ही बार फलन ले। इसके लिए हमें क्रॉप रेगुलेशन करना पड़ता है। क्रॉप रेगुलेशन से हमारा तात्पर्य है कि आपको जो मुख्य बहार लेना है, मुख्य बहार के पहले आपको जो अन्य बहारें आ रही हैं उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या उन्हें आपको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तरी भारत या मध्य भारत की हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से 3 बहारें पौधों में आती हैं, जैसे कि एक होती है अम्बे बहार, एक होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार। अमरूद के बाग हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और इन बागों से गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी फलन लें तथा आने वाली शेष बहारों का नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद में उत्तरी भारत में मुख्य रूप से 2 बहारें आती हैं। एक होती है अम्बे बहार जो कि जनवरी से लेकर फरवरी माह के बीच में आती है। दूसरी बहार होती है मृग बहार जो कि अमरूद की मुख्य बहार है। ये बहार जून से लेकर जुलाई माह में आती है। किसान भाई को चाहिए कि यदि वे मृग बहार लेता है तो उसे ऐसी स्थिति में अम्बे बहार को नियंत्रित करना पड़ेगा।
अम्बे बहार के नियंत्रण के लिए कुछ सरल एवं सस्ते उपाय हैं जिनका उपयोग करके किसान भाई उस बहार को नियंत्रित कर सकता है एवं आने वाली मृग बहार का उत्पादन बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंचाई रोकना। सिंचाई रोकने से मेरा तात्पर्य है कि जैसे ही आप फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं या फलों की तुड़ाई कर लेते हैं दिसंबर माह और जनवरी माह के बीच में, फरवरी माह से आप अमरूद का पानी रोक दें। पानी रोकने के 1 माह पश्चात मुख्य तने से एक गोला बना लीजिए 1 से लेकर 1.5 मीटर का, उसकी सारी मिट्टी आप 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर गहराई तक हटा दीजिए। होगा इससे ये जो फीडिंग जोन जिसे हम कहते हैं रूट का, उस जोन से सारी ऊर्जा ऊपर की ओर ट्रांसफर होकर शाखाओं में जाएगी, जिससे आने वाली मृग बहार में बहुत अधिक मात्रा में फूल लगेंगे जो कि आपको बहुत अधिक फलन में जो है सहायता करेंगे। अप्रैल माह तक आप सिंचाई रोक के रखें। अप्रैल माह में आप जो है उस पौधे में जो आपने मिट्टी हटाई थी उस मिट्टी को वापस मतलब आप जो ढक दें, और साथ ही साथ उसके अंदर FYM की 40 से लेकर 50 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधा, साथ ही साथ 400 ग्राम नत्रजन, 400 ग्राम पोटास, 600 ग्राम जो है फास्फोरस लेके प्रति पौधे के हिसाब से आप लोग उसमें मिलाएं। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा न देते हुए 2 बार में आप दें। पहली मात्रा जो आप अप्रैल महीने के अंदर आप जो उसके अंदर हल्की गुड़ाई कर रहे थे उस टाइम डाल दें, और जो बची हुई 200 ग्राम मात्रा है वे आप अक्टूबर महीने में जब जो बेरी स्टेज जब होती है, जब फल थोड़े छोटे होते हैं उस टाइम आप दें। उर्वरक एवं खाद मिलाने के बाद एक हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई के 7 दिन पश्चात किसान भाइयों आप एक भारी सिंचाई या गहरी सिंचाई करें। उसके 15 दिन के बाद एक और आप गहरी सिंचाई करेंगे। तो जैसे ही हम पहुंच जाते हैं जून महीने में, जैसे ही आप जून महीने में जाते हैं वहां आपको देखेंगे कि जुलाई की शुरुआत में उसमें छोटे छोटे नए स्प्राउट आ जाते हैं और उससे आपको नई बहार मिलती है जो कि बहुत अधिक संख्या में फूल मिलेंगे, बहुत अच्छी गुणवत्ता मिलेंगे। दूसरा तरीका है रसायनों का छिड़काव। रसायनों में हम बात करेंगे NAA की। NAA से मेरा तात्पर्य है नेप्थलिक एसिटिक एसिड। बाजार में यह प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। जैसे ही आपकी अम्बे बहार आती है, अम्बे बहार पर आप इसका 600 से लेके 800 मिलीग्राम प्रति लीटर घोलकर 10 से 12 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से जितने ज़्यादा फूल खिल सके उस पर आप स्प्रे करें, जिससे कि सारे पुष्प झड़ जाएंगे। दूसरा एक और तरीका किसान भाइयों कि यदि आपके पास घर में यूरिया तो उपलब्ध रहता ही है, यूरिया का बहुत ही अधिक कंसंट्रेशन वाला घोल 10 से लेके 15% वाला घोल आप लेकर प्रति पौधा 8 से लेके 10 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। इससे भी आपके पुष्प जो है झड़ जाएंगे। तीसरी एक और विधि है किसान भाइयों, वो है हल्की काट छांट। फरवरी माह आप जो है पौधे की हल्की काट छांट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अमरूद में जो फल आते हैं वे नई शाखाओं पर आते हैं और नई शाखाएं आने में कम से कम 3 से 4 माह का टाइम लगता है, जो कि आपको 3 से 4 माह में आराम से आ जाएंगी और आपको अधिक से अधिक मात्रा में फल एवं पुष्प उत्पादन होगा। इसी तरह अनार के बाग भी हमारे राज्य के महाकौशल एवं मालवा क्षेत्र में अधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन इन फल वृक्षों में फलन 3 बार होता है। यदि तीनों फलन लेते हैं तो फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिलती, साथ ही आय भी कम मिलती है। इसलिए जरूरी है कि अनार के बागों में बहार नियंत्रण करके एक ही फलन ली जाए। तो ये सब किस तरह करना है, इस बारे में जानते हैं। बात करेंगे किसान भाइयों अनार की। अनार भी मतलब जो है वो उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक के मध्य की बहुत अच्छी फसल है। ये मतलब जो काफ़ी गर्मी सहन कर लेती है। इस फसल में एक वर्ष में 3 बहारें आती हैं और हमें चाहिए कि हम केवल कोई एक बहार चुनें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो किसान भाई हस्त बहार लेते हैं, हस्त बहार वैसे बहुत कम ली जाती है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अम्बे बहार की। अम्बे बहार उन क्षेत्रों में ली जाती है जहां पर किसान भाई के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है। ये बहार फरवरी से लेकर मार्च माह में आती है। इस बहार के नियंत्रण के लिए जैसे ही आप दिसंबर माह में मतलब जो आपकी जो फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके पहले आप सिंचाई रोक दें, और रोकने के पश्चात आप जो है वही प्रक्रिया अपनाएं जो कि हमने अमरूद में अपनाई थी। और दूसरी बात हम करें किसान भाई, यदि जो किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध नहीं है, सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है आप मृग बहार लें। मृग बहार जो है जून से जुलाई माह में आती है। इसके फलों की प्राप्ति हमें आराम से लेके जो है वो दिसंबर से लेके जनवरी के मध्य हो जाती है। जैसे ही आप फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फलों की हार्वेस्टिंग के बाद या तुड़ाई के बाद आप वही प्रक्रिया अपनाएं। जैसे कि मैंने कहा सिंचाई रोकना एक बहुत अच्छी विधि है जो कि हर किसान भाई कर सकता है। पौधे के आसपास 1 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर जो चारों तरफ की मिट्टी आप हटा दें। मिट्टी हटाने के बाद जैसे कि जो रूट का फीडिंग जोन है उसको आप खुला छोड़ दें 1 से 2 माह। उसके बाद मतलब जो है आप उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिला दें। इसके लिए रिकमेंडेड डोज जैसे कि किया गया है प्रति पौधा 30 से 40 किलोग्राम जो है FYM, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फेट एवं 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास का इस्तेमाल आप जो है प्रति पौधे के हिसाब से प्रति वर्ष कर सकते हैं। यदि आप ऐसी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी जो आने वाली मृग बहार है वो बहुत अच्छी होगी किसान भाइयों।
दूसरी बात हम करते हैं कि क्रंतन की जो क्रिया होती है, हल्का क्रंतन आप आराम से मतलब जो है वो कैंचियों की सहायता, सेक्रेटरी की सहायता से आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बहार आप ले लेते हैं, जैसे कि आपने मृग बहार यदि ली है तो मृग बहार जो है वो उसके फल आपको फरवरी तक अंत तक मिल जाते हैं। फरवरी के बाद आप तुरंत उसकी कटिंग कर दें। यदि आप अम्बे बहार लेते हैं तो अम्बे बहार आपको जो है जून जुलाई के मध्य मिल जाती है। जून जुलाई के बाद तुरंत आप जो है वो उसकी कटिंग कर दें। अब कई किसान भाइयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि अम्बे बहार लेते हैं तो अम्बे बहार लेने के बाद हम फल जून जुलाई में तोड़ लेंगे तो फिर सिंचाई कैसे रोकी जाए, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय रहता है, सिंचाई कैसे रोकी जाए। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपनी तरफ से सिंचाई न दें, उस फसल को ऊपर से जो सिंचाई मिल रही है, जो वर्षा के दौरान सिंचाई मिले, उस पर निर्भर रहने दें। जैसा भी होगा मतलब जो है वो समय समय पर होता जाएगा। और फीडिंग जोन को आप जो है जरूर मतलब थोड़ा सा मिट्टी को हटा दें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से बकरियों में कई प्रकार के रोग आने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में यदि आप बकरियों में सही समय पर रोगों को पहचान कर इलाज करवा लेते हैं तो बकरियों को होने वाले नुकसान से आप बचा सकते हैं। तो बकरियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका क्या निदान है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर JL सिंह। आजकल भेड़ बकरियों में एक PPR बीमारी बहुत कॉमन है। वैसे इस सीजन में जाड़े में और जाड़ा कम हो रहा है, गर्मी में ये बीमारी हमेशा फैलती रहती है। प्रमुख रूप से इस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये बीमारी गोट प्लेग के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में निमोनिया होना, नाक से पानी आना, दस्त होना, जननांगों का सूजन होना एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया इसको गोट प्लेग कहते हैं। इसमें जानवरों की मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो है निमोनिया का इलाज करना, जानवर में एंट्राइटिस हो जाती है उसका इलाज करना है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका इलाज करना, फ्लूइड थेरेपी देना, एंटीहिस्टामिनिक थेरेपी देना, ये सब करके आप जानवर को बचा सकते हैं। अन्यथा मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे अच्छा तरीका है इनमें PPR से बचाव का। PPR से बचाव के लिए PPR का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए PPR की वैक्सीन आती है, ढेर सारे बायोलॉजिकल फॉर्म्स कंपनियां बनाती हैं। तो रक्षा जैसे रक्षा PPR है, IVRI की एक वैक्सीन है PPR की, उसका 1 ml 3 से 4 महीने की किट से लेकर के ऊपर की अवस्था में लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन 3 साल तक काम कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा और कम 2 साल से 2.5 साल के इंटरवल पे ही रिपीट करवा सकते हैं इसको। चाहे आप कोई भी टीका अपने पशुओं को लगवाने वाले हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टीके की जो भी दवा आती है उसे प्रयोग करने की तिथि समाप्त न हुई हो और उचित तापमान पर रखी गई हो। साथ ही टीका लगवाने का काम किसी पशु चिकित्सक से ही करवाएं। तो ये PPR के बारे में रहा। एक बीमारी होती है ORF, जिसको कंटेजियस एक्थाइमा कहते हैं, मुंह के चारों तरफ बकरियों में फर जाता है, वो कंटेजियस एक्थाइमा। ये भी बहुत ही कंटेजियस रोग है और इसके वायरस दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आने के बाद ये इसको माउथ सोर भी कहते हैं। इसमें जानवर का जो है मुंह बहुत पेनफुल हो जाता है और जानवर चारा नहीं खा पाता, जुगाली नहीं कर पाता। हालांकि इसमें मोर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन जानवर में वीकनेस बहुत हो जाती है, तो इसमें प्रोडक्शन की वो कमी हो जाती है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। वैसे इस तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके अलावा एक बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सोमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जाड़े के समय ज़्यादातर घास, जो हरी घास होती है, वो ख़त्म हो जाती है और जो कुछ बचती है उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको खाने के बाद जानवर को, बकरी को विशेष रूप से उस समय इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है इंटेस्टाइन में और वहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं। वो उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है ब्लड में, उसकी वजह से शॉक हो जाता है, एंडोटॉक्सिमिक शॉक, और उसकी वजह से एक बीमारी होती है एंडोटॉक्सीमिया। तो ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है, जिसको कीटोसिस भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ये प्रेग्नेंट एनिमल में ज़्यादा होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड होती है ग्लूकोज की, लेकिन वो मिल नहीं पाता,
तो उसकी वजह से ये होती है और उसमें जानवर एबॉर्ट कर जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए जानवर को एनर्जेटिक डाइट देना ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ क्लॉस्ट्रीडियल इंट्यूस क्लॉस्ट्रीडियल बैक्टीरिया वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि टिटनेस एक बीमारी है, ये हमेशा बकरियों में होता रहता है। तो उसके लिए टिटनेस टॉक्सोइड का टीकाकरण या मल्टी क्लॉस्ट्रीडियल कंपोनेंट, जितने भी क्लॉस्ट्रीडियल डिजीजेज हैं उसके कवरेज के लिए टीकाकरण है। बकरियों में बीमारियों का प्रभाव प्राय प्रबंधन में खामियों का नतीजा होता है। यदि इनका देखरेख, खान-पान और टीकाकरण का सही ध्यान रखा जाए तो किसी भी बीमारी से ये ग्रसित नहीं होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अमृतपुर चंदौली के सोमनाथ कश्यप ने। आपने मुर्गी चूजे तैयार करने के लिए छोटी हैचिंग मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक प्रजाति है कड़कनाथ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके जो अपने विशेष गुणों के वजह से ये पहचानी जाती है। इसमें फैट परसेंट और कोलेस्ट्रॉल परसेंट ये दोनों कम होते हैं काफ़ी, और ऐसे लोगों के लिए जो कि बैठ के काम करते हैं उसके लिए ये खाने के लिए एक आदर्श मीट हो सकता है, क्योंकि इसके मीट का कलर और पक्षी का पूरा कलर और ब्लड वगैरह सब ब्लैक होता है। क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त प्राय हो रही थी, हमने यहाँ पर एक कड़कनाथ की हैचरी तैयार की। जब हम अंडे से जब बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक ही समय में, क्योंकि एक दिन में 100, 125, 150 अंडे आते हैं और प्रतिदिन रखने के बाद हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, तो हम उनको 5 दिन 7 दिन, सर्दियों में इसका इंटरवल 7 दिन का होता है और गर्मियों में 5 दिन में हम अंडे को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनकी ट्रे होती है, उन ट्रे में इनको जमा देते हैं और पर्टिकुलर एक टैग लगा देते हैं। टैग लगाने के बाद ये होता है कि पता चल जाता है कि ये ट्रे किस तारीख को रखी गई है और उसकी संख्या गिन के रख देते हैं। हो सकता है उसमें 500, 700, 800 या जितने भी अंडे हमारे पास हैं उनको रख देते हैं। रखने के बाद फिर उनको लगातार उस मशीन को, क्योंकि ये मशीन एक बार जब से चलती है तो उसकी ये कभी बंद नहीं हो सकती। इसमें बिजली के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जनरेटर वगैरह लगा रखे, लगातार निरंतरता रहती है। 18 दिन के बाद जब वो पूरी ट्रे हमको आइडेंटिफाइड रहती है, उस ट्रे में निकालकर एक गहरी ट्रे जिसमें कि हम अंडों को निकाल के रख देते हैं और दूसरी मशीन में ले जाते हैं जिसको हम लोग हैचर कहते हैं। उस मशीन में ले जाके रखने के बाद वो अंडे 21 दिन के बाद फोड़ के अंडे को निकलने लगते हैं और निकलने के बाद फिर हम उसमें ये देखते हैं ऐसे कौन से अंडे बचे हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकले, तो उनको भी कई बार आवश्यकता होती है तो हम सपोर्ट करके उसमें से बच्चों को निकाल देते हैं। और यदि हमने 100 अंडे रखे हैं तो ये मानिए आपके करीब 70 से 80 बच्चे निकलते हैं। ये एक सामान्य हैचेबिलिटी है और इसको काफ़ी अच्छा ही माना जाता है और हमारे यहाँ इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। सेटर मशीन है या जो हैचर मशीन है, इन दोनों का तापमान करीब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और इसको हम पीछे लगी हुई जो मोटरें हैं उससे इसको तापमान को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा चूंकि जो इसके अंडे से बच्चे बनने की जो प्रक्रिया है, वो जो नेचुरल प्रक्रिया में भी जब मुर्गी अंडों पे बैठती है तो बैठने के बाद वो कुछ समय के बाद उनको चलाती रहती है पैरों से, तो उस प्रक्रिया को भी मशीन में हमको करना है। तो उसको करने के लिए एक इसमें सिस्टम लगा हुआ है जो कि करीब हर 1 घंटे बाद उसमें मशीन में मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि वो मशीन जो अंडे पूरे एक बार में करीब 45 डिग्री एंगल पे घूम जाते हैं और फिर मशीन रुक जाती है। उसके बाद हर घंटे बाद ये प्रक्रिया होती रहती है, जिससे कि कोई अंडे में ऐसा कोई अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए, चिपक जाए कोई एम्ब्रियो और उससे वो हो जाए, तो ये प्रक्रिया निरंतर इसमें होती रहती है। टेम्परेचर मेंटेन करना और इसको लगातार मूवमेंट करना, ये सेटर मशीन में अरेंजमेंट किया गया है। और हैचर मशीन में चूंकि सिर्फ अंडे को फोड़ के निकलना है तो उसमें सिंपली हम ट्रे में उनको रख देते हैं, तो वो उसमें से अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और उसको निकलने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ एक उनका नर्सरी बना रखी है, जिस नर्सरी में ले जाके रखते हैं। क्योंकि यहाँ का किसान बहुत समझदार नहीं है तो हम अधिकतर कोशिश ये करते हैं कि 15 दिन का चूजा उनको दें, जिससे कि 15 दिन की बड़ा हो जाता है चूजा थोड़ा सा, और उसमें हम वैक्सीनेशन भी करवा देते हैं, जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होते हैं वो करवा देते हैं। उसके बाद गांव में मोर्टेलिटी कम होती है। तो ज़्यादातर जो मांग है यहाँ 15 दिन के चूजों की है, अलग अलग उसमें ब्लॉक बने हुए, उन ब्लॉक्स में हम रख के 1 दिन के बाद या 7 दिन के या 15 दिन की, तो जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उनको देते जाते हैं।
इसमें अलग अलग रेट भी है, 50 रुपये, 55 रुपये और 60 रुपये। और किसान यहाँ से लगातार इस जिले को जो ले जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा होगा पूरे देश में जहाँ से कि लोग यहाँ ये बच्चे और अंडे लेके नहीं जा रहे हैं। और ये माना जाता है कि यदि मान लीजिए 7-8 चूजे यदि मान लीजिए मर भी गए ले जाने के बाद, तो उसको सामान्य माना जाता है कि 7-8% मोर्टिलिटी तो एक सामान्य है। ये मानते हैं कि यदि 90 बच्चे भी बचते हैं तो वो एक जो 100 का जो एक यूनिट है, अपन 100 को यूनिट के रूप में मान रहे हैं, लोग चाहें तो उसको कितने बड़ा भी ले जा सकते हैं, तो उसमें हम एक साल में 1 से सवा लाख की आमदनी की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आप अपने स्तर पर कड़कनाथ मुर्गियों के चूजे तैयार कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए अंडों की उपलब्धता के अनुसार कौन सी हैचिंग मशीन खरीदें तथा वह कहां पर मिलेगी, आइए जानते हैं। और इसमें 2-3 तरह की हैचरी बनती है। अभी एक संस्था है जो कि केरल से काम कर रही है, उसने ऐसी हैचरी बनाई है जो कि सोलर एनर्जी से, बिजली से और अपने जनरेटर से भी चलती है। और उसमें उनकी कैपेसिटी कम की भी है, 40 अंडे की भी है, 200 अंडे की है और 500 अंडे की भी है। तो यदि किसान भाई अपनी खुद की पूर्ति के लिए उसको लगाना चाहें तो उन हैचरी को लगा सकते हैं और उससे मतलब वो अपने खुद के बच्चे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को चाहे तो जो हमारे लगी हुई है जो प्लांट है, इस प्लांट में भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। यदि वो चाहेंगे तो इसमें भी एक ऐसी कॉम्पैक्ट मशीन भी आती है जिसमें कि ये हैचर और सेटर एक ही मशीन में लग जाते हैं। उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके हिसाब से यदि वो चाहें तो इसको एक आय के साधन के रूप में, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति खुद भी चूजे बना के बेचना चाहे तो उसमें भी काफ़ी आय होती है, तो वो अपने को कर सकता है। परंतु थोड़ा सा इसमें मैंने पहले भी कई बार बोला था आपको, सजग रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन से ये करीब 7-8 साल हो गए जिस दिन से ये मशीन चल रही है उस दिन से आज तक बंद नहीं हुई है। यदि बंद होगी तो उसमें रखे हुए अंडे सभी खराब हो जाएंगे, तो उसके लिए उनके पास पूरी पर्याप्त तैयारी होना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में होने वाली घातक बीमारियों के लक्षण और उसका निदान, भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।